टॉपिक पढ़ेंगे लेक्चर 10, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं फंक्शन चैप्टर। ठीक है, फंक्शन में लेक्चर 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये किस तरीका से हमने यहाँ पे पढ़ा था कि रेंज निकालने का तरीका देखा था। ठीक है, कि रेंज निकालने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, तो रेंज में हम लोगों ने निकालने का जो तरीका देखा था वो हम लोगों को ये चीज पता चला था। ठीक है, कि जब किसी चीज का फंक्शन हो और इस फंक्शन में जो डोमेन रहे, यदि ये डोमेन क्या रहे, ऑल रियल रहे, डोमेन क्या रहे, ऑल रियल रहे, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं कि डोमेन जब ऑल रियल होता है तो हम लोग x को y के टर्म्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। x को y के टर्म्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, x को y के टर्म्स में क्या करते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है तो डोमेन जो होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, डोमेन जो होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो जिसमें हम लोग ये चीज समझते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में डोमेन जब ऑल रियल नंबर होता है तो x को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ y की टर्म्स में। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि हमें पता है कि x जो है सो ऑल रियल है, तो y को जैसे हम लोग यहाँ पे डोमेन निकालने के लिए देखते हैं कि x का कौन कौन सा रियल नंबर होगा जिसके लिए y डिफाइन होगा, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी देखते हैं कि x को रियल होने के लिए y की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, रेंज मिलता है। एक तरह से आपको ये पता चल गया होगा कि डोमेन जो होता है वो x का वैल्यू होता है और जो रेंज होता है वो किसका वैल्यू होता है, y की वैल्यू होता है। यदि आपको जब भी डोमेन निकालने के लिए बोला जाता है तो आप पहले ये पता करते हो कि x के किस रियल वैल्यू के लिए y डिफाइन होता है। डिफाइन का मतलब रियल होता है। और जब आपको रेंज निकालना होता है तो आप ये सोचते हो कि x का जितना भी परमिसिबल वैल्यू है, मतलब x के जितने वैल्यू के लिए आप y डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना, वो सारे x के लिए y की क्या क्या वैल्यू हो सकता है। ठीक है, वो चीज हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजों का हम लोगों ने रेंज निकाल रखा था। ठीक है ना, हमने बताया भी था कि कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे करते हैं। तो आज हम लोग एक नए टाइप्स के प्रॉब्लम्स के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या जिक्र करेंगे कि जब कोई फंक्शन में ऐसा होगा कि यदि किसी भी फंक्शन में हम लोगों को ये चीज लग रहा है कि यदि डोमेन, यदि आपका डोमेन, यदि आपका डोमेन जो है वो कोई वैल्यू आ जाए, जैसे डोमेन कुछ इस तरह से आ जाए कि जो x की वैल्यू है कुछ 1 2 3 कुछ पार्टिकुलर नंबर आ जाए, मतलब सेट के अंतर्गत आ जाए। ठीक है, इस टाइप का कोई चीज डोमेन आ जाए तो फिर आप कैसे रेंज निकालते हो इसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, यदि कोई भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और यदि आपका डोमेन, आप जब डोमेन निकाले अब उसमें आपका 1 2 3 आ रहा है तो आप क्या समझना है कि सिर्फ यही पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है सो डिफाइन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब इसका रेंज निकालेंगे तो इस पार्टिकुलर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू होगा वही चीज हम लोगों का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3। तो ये जो तीनों होगा ये क्या होगा, y की वैल्यू हो जाएगा। तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज पता चल गया कि जब डोमेन आपका कोई एक डेफिनेट वैल्यू के लिए काम कर रहा हो, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकाल लेना है, y की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया है कि किस तरीके से करना है। अब इसमें हम एक जिक्र करते हैं प्रॉब्लम्स का कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है x माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स। अच्छा, इस फंक्शन के बारे में हमने बहुत अच्छा से ये चीज बताया था कि कोई भी ऐसा एक फंक्शन आ जाता है, ठीक है, इस तरह से कोई भी फंक्शन ऐसा होता है तो जो n होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है, और n जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, इस तरह से समझ गए ना, ये जो सर्ट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है और n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो हमने पहले ही बताया था कि इसकी हमें रेंज फाइंड आउट करना है। इसका क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है कि इसका रेंज क्या होगा। तो हमने बताया था कि रेंज निकालने के लिए पहले हम लोग डोमेन के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं, डोमेन के बारे में सोचते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इसकी डोमेन निकालना बड़ा आसान मेथड है। ठीक है ना, कैसे हम लोग इसको डोमेन निकाल लेंगे, तो डोमेन निकालने के लिए हम लोगों को क्या सोचना पड़ता है,
यदि हम लोगों को डोमेन की बात किया जाए तो डोमेन निकालने के लिए हमें यहाँ पर किस तरीके से बात करना होगा ये भी हमें समझना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम देखो कि यदि हमें बाय द वे डोमेन निकालना है तो ये चीज जिक्र कर सकते हो कि x माइनस टू की जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, x माइनस टू की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा। x माइनस टू की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं क्या कि ये जितने भी डोमेन निकाल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये, ठीक है, इस चीज को हम लोग इवन मानकर चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं, इवन मानकर चल रहे हैं। इक्वेशंस में दिया हुआ है कि x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए जो भी है वो क्या है, इवन लेके चलेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब वो इवन है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा यहाँ से क्या पता चलेगा, x की वैल्यू 4 से ज्यादा होगा और यहाँ पर क्या पता चलेगा कि x की वैल्यू 8 से कम होगा। अच्छा और क्या हो सकता है कि x माइनस टू जो है वो हमें पहले ही दे रखा है कि क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। क्या दे रखा है, x माइनस टू क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो देखो ये तो हम लोग बाद में जिक्र करेंगे कि x माइनस टू इवन क्या होगा, पहले हम इस दोनों का क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो देखो कोई भी चीज देखो यहाँ पे 4 से ज्यादा है और यहाँ पे क्या है 8 से कम है। तो 4 से ज्यादा और 8 से कम है, इसका मतलब जो x की वैल्यू होगा वो 4 और 8 के बीच में होगा। x की वैल्यू क्या होगा, 4 और 8 के बीच में होगा। अब समझो क्या कि 4 और 8 के बीच में होगा तो हमें x माइनस टू इवन नंबर होना चाहिए। तो x माइनस टू की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 और 6 के बीच में होगा। हमने क्या किया, हर जगह माइनस टू कर दिया। क्या कर दिया, हर जगह माइनस टू। आप सोचो कि जो x माइनस टू है ये क्या है, आपका इवन नंबर है। x माइनस टू जो है सो वो क्या है, इवन नंबर है। अब समझो आप ऐसा इस बात को कि x माइनस टू इवन नंबर है तो x माइनस टू इवन नंबर में ये 2 और 6 के बीच में आना चाहिए। तो सोचो 2 और 6 के बीच में कितने इवन नंबर आएंगे, एक आएगा आपका 2 आएगा, एक क्या आएगा 4 आएगा और एक क्या आएगा 6 आएगा। तो सिर्फ यही वैल्यू आ सकता है ना, 2 4 6 आ सकता है। तो हम लोगों को यहाँ से क्या पता चल गया कि जो डोमेन है, जो ये डोमेन दिया हुआ है वो डोमेन क्या है। तो डोमेन हमें इसका मिला है कि इसका जो डोमेन होगा वो होगा आपका सिर्फ 3 ही नंबर होगा, 2 होगा 4 होगा और क्या होगा 6 होगा। 2 होगा 4 होगा और क्या होगा 6 होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि रेंज क्या होगा, ठीक है, रेंज क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा डोमेन में यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इस तरीके से था 4 और 8 के बीच में था और यहाँ पे x माइनस टू इवन नंबर था और ये इसके हिसाब से हम लोग चल रहे थे, ठीक है ना। तो अब तुम देखो कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या गड़बड़ी आ रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे डालते जाएंगे तो एक चीज हमें ये चीज देखना है कि ये इवन नंबर होना चाहिए और 2 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 4 और 8 है यहाँ पर, तो देखो कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पर समझोगे तो सोच के देखो क्या क्या हो सकता है। 4 और इस तरीके से बातें करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पर जो x माइनस टू इवन नंबर निकाले, ये निकालने की कोई जरूरत ऐसा नहीं था। आपको क्या करना चाहिए था कि डायरेक्ट जो ये वैल्यू है 4 से 8 के बीच में आया है, चेक कर लो कि कौन कौन सा इवन नंबर हो सकता है। तो समझो क्या कि x माइनस टू इवन नंबर, यहाँ पर देखो x की वैल्यू हो सकती है 4 5 6 7 और 8। अच्छा ये ऐसा क्यों लगाया गया है, क्योंकि देखो x माइनस टू जो होता है यहाँ पर, ये जो x जो भी होगा ये नंबर इसके इसके बीच में सिर्फ यही चीज आ सकता है जिसके लिए इवन और के बारे में पता चलेगा। देखो x 4 एंट्री करो, 4 माइनस टू इवन नंबर है। उसके बाद 5 एंट्री करो, 3 आएगा, नहीं होगा। तो एक x की वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, हाँ हो जाएगा 6 7 नहीं होगा और 8। तो यहाँ पर इसके हिसाब से क्या होगा 4 6 और 8 होगा, ठीक है। इसके पिछला वाले में हम लोगों ने क्या गड़बड़ी किया थी, आप लोग सोचे होंगे तक उसको गड़बड़ी क्या किया था कि x माइनस टू के बारे में हम लोग चेक कर रहे थे। हमें तो ये x की वैल्यू ये भी दोनों सेटिस्फाइड करना चाहिए ना। यदि x माइनस टू निकालेंगे तो हमें x माइनस टू इवन नंबर पता चलेगा, मगर हमें इसको भी जिक्र करना है। अब देखो यहाँ पर देखो कि f ऑफ 4 निकाल लेते हैं रेंज निकालने के लिए। ये हो जाएगा f ऑफ 4 f ऑफ 6 और f ऑफ 8 हो जाएगा।
आप देखो यहाँ पर एफ ऑफ 4 क्या होगा, तो एफ ऑफ 4 क्या होगा, तो रूट 4 होगा। कहां रखना है, इस फंक्शन के अंदर रखना है, ठीक है। एफ ऑफ 6 क्या होगा, तो फोर्थ रूट ऑफ 4 हो जाएगा। एफ ऑफ 8 क्या होगा, तो 6 रूट ऑफ 8 यानी 0। यानी इसके हिसाब से देखो तो ये 2 एक आंसर आएगा, और ये फोर्थ रूट ऑफ 4 आंसर आएगा, और ये क्या आएगा, 0 आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें रेंज हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चंस में रेंज आपका इस तरीका से आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं इसी टाइप का। एक क्वेश्चंस और जिक्र करते हैं। मान लेते हैं कि आपका कोई क्वेश्चंस इस तरह से है कि f of x is equal to 3 upon greatest integer x by 2 minus 5 cos inverse x square plus 2x plus 1 factorial divided by under root of x plus 1। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। क्वेश्चन देखोगे तो पता चल रहा है कि 3 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 2 माइनस 5 to the power cos inverse x square plus 2x plus 1 factorial upon under root x plus 1। तो यहाँ पर आपको जिक्र करोगे तो पता चलेगा, इसका भी रेंज हमें निकालना है। तो एक यहाँ पर आपका एक फंक्शन नया आ गया x फैक्टोरियल। अच्छा, कोई भी चीज का फैक्टोरियल कब डिफाइन होता है, जब x क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर का ही फैक्टोरियल डिफाइन होता है। जैसे आप देखो 0 फैक्टोरियल क्या होगा, 1। 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 2। ठीक है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6। तो आप देखो कभी भी तुम ऐसा नहीं लिखोगे 1/2 फैक्टोरियल क्या होता है, 0.5 फैक्टोरियल क्या होता है, 3/2 फैक्टोरियल क्या होता है, नहीं ऐसा लिखोगे। जब भी आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो क्या होता है, होल नंबर होता है। तो फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज तो हमें पता चल गया अच्छा से कि फैक्टोरियल को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, ये अच्छा से पता चल गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को किस तरह से बनाना ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जब हमें एक से ज्यादा फंक्शन आ जाता है, क्या आ जाता है, एक से ज्यादा फंक्शन आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली सबका डोमेन निकालते हैं, और फिर उस सारे डोमेन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो आखिर इसको यदि हम लोग जिक्र करेंगे तो देखो क्या पता चलेगा, ये एक तरह से रेशनल फंक्शन जैसा डिफाइन करेगा, ठीक है। आप देखो 3 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x by 2 होगा वो हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि ये जीरो कहां पे होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जहां जहां जीरो होगा उसको छोड़कर सारे रियल नंबर होगा, ठीक है। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा है तो x by 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 0 x और 2 हो जाएगा। यानी ये वाले के बीच में यदि हम लोग कोई भी वैल्यू इसके अंदर रख रहे हैं, किसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 2 के अंदर रख रहे हैं, तो आपको पता ये चल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। आ रहा है समझ में सबको क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 2 0 कब होगा, जब इसके अंदर वाले की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। अब कैसे, देखो मान लेते हैं कि इसकी x by 2 की वैल्यू 0.1 रख रहे हो, तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यानी ये आया कि इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट क्लोज इंटरवल 0 से 2। देखो ये क्लोज नहीं लगेगा, ये क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। तो ये तो इसका डोमेन निकल गया। यदि हम लोग अब इसके बारे में सोचते हैं, इस फंक्शन के बारे में सोचते हैं, ठीक है, 5 to the power cos inverse x square। तो देखो सबसे पहले ये पता करो कि ये किसके जैसा दिख रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा दिख रहा है। किसके जैसा दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा दिख रहा है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता है कि a to the power x, a कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये चीज हम लोग जिक्र करते हैं। अच्छा, ये तो देखो कि ये जो बेस है, बेस पे हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर क्या है, cos इनवर्स x स्क्वायर, यानी आप देखो कि तुम्हें इस पे फोकस करना चाहिए कि ये डिफाइन कब होगा।
तो cos इनवर्स x में क्या होता है कि x जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, यानी यहाँ पर x स्क्वायर जो जी पे करेंगे वो -1 से 1 के बीच में होगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जो है पॉजिटिव है, x स्क्वायर क्या है पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कभी आएगा ही नहीं। तो क्या होगा कि -1 स्लाइड होकर कहां चला जाएगा जीरो की ओर, यानी x स्क्वायर जो होगा वो 1 से छोटा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगा -1 से 1 के बीच में। तो a भी क्या हो गया आपका डिफाइन हो गया, यानी आपका एक डिफाइन होकर ये आ गया, ठीक है, और एक डिफाइन होकर आ गया ये। अब हमें और क्या डिफाइन करना है, अब हमें डिफाइन करने की जरूरत है इसको, तो क्या लिखेंगे कि 2x + 1 क्या होना चाहिए होल नंबर। अच्छा, जब भी कोई इस तरह का चीज हो ना कि बिलोंग्स टू होल नंबर, अब इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। इसको छोड़कर आपको जो आंसर आ रहा है ना, इसको सबसे लास्ट में इस पे पुट करके चेक करो कि होल नंबर किसके किसके लिए नहीं हो सकता है, उसको हटाएंगे, और जिसके लिए होल नंबर होगा उसको क्या करेंगे हम लोग सोल्व करेंगे। समझ में आया? तो ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया। अच्छा, इसके लिए चेक हो गया, अब हम लोग किसके लिए चेक करते हैं ये। तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक तो अपॉन में है और एक क्या है रूट के अंदर है, तो ऑब्वियस क्या होगा x + 1 जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा -1 से ज्यादा। अभी हम डोमेन ही निकाल रहे हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आपका एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग चलते हैं तो ये चीज पता चलेगा कि हमें इसका निकालना क्या है रेंज। रेंज तो निकालना है तो पहले हम लोग डोमेन देखते हैं। तो डोमेन में क्या है, ये सारे x का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो देखो कौन कौन सा नंबर यूज हुआ है, तो एक हुआ है -1, एक क्या हुआ है 0, तो देखो एक आया है -1 0, और एक यूज हुआ आपका 1 और एक यूज हुआ आपका 2। तो देखो सबसे पहले क्या है ऑल रियल एक्सेप्ट क्लोज इंटरवल 0 से 2, मतलब यहां से यहां तक छोड़कर। तो देखो यहाँ पर से यहाँ तक छोड़कर है, ठीक है ना, यानी इसको ऐसे बनाओगे, ये ऐसे है और ये ऐसे है, और ये जो है सो और में क्या है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है -1 से लेके 1 तक, तो -1 से लेके 1 तक, तो ये है। फिर एक थर्ड चीज क्या है -1 से ज्यादा, तो -1 से ज्यादा यहाँ हो। अब इसमें देखो कौन सा पार्ट तुम्हें क्या हो रहा है इंटरसेक्शन निकालना। देखो तरीका क्या होता है, जब भी कोई चीज आपको और में आए तो पहले इस तीनों में देख लो। तो इस तीनों में देखिए तो पता हमें तो ये चल रहा है कि -1 से क्या होगा 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में वो सारा नंबर है जो इस तीनों लाइन में आ रहा है। तो एक तो आ गया -1 से 0 के बीच में। अच्छा, यहाँ देखेंगे तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो यानी x की जो वैल्यू होगा आपको इसका कॉमन दिखाएं तो ये आएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसके लिए 2x + 1 क्या होना चाहिए होल नंबर। आप समझो ये कैसे पता करेंगे, तो देखो ये जो है -1 से 0 के बीच में आ रहा है। अब तुम्हें पता करना 2x, तो 2x कहां से कहां आएगा, तो 0 और -2 के बीच में। अच्छा, +1 कर देते हैं तो 2x + 1 आएगा 1, और यहां पर कितना आ जाएगा आपका, समझो यहां पर किस तरह से आ सकता है, x के किस वैल्यू के लिए आ सकता है। यहां पर देखो, यहां पर 2x से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, और 2x + 1 आ गया, और यहां पर आ गया 1 आ गया, +1 किए तो यहां पर कितना आ गया -1। समझ गए, क्लियर हो गया। तो आप पता करो तो कि 2x + 1 -1 से 1 के बीच में होल नंबर कहां पे आएगा, जब 2x + 1 क्या रहेगा 0। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग x क्या होगा -1/2। तो क्या समझ में आया कि -1/2 से 0 के बीच में एक सिर्फ x = -1/2 ही होगा, जिसके लिए 2x + 1 क्या होगा होल नंबर। तो आपका जो डोमेन आएगा वो डोमेन क्या आएगा सिर्फ -1/2 आएगा। सिर्फ एक आंसर आया, कौन सा है -1/2। इसको बड़ा ध्यान से समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि क्यों ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अच्छे से।
तो देखो ये चीज पता करना बड़ा आसान था, पहले ये चीज चेक कर लिया उसके करस्पॉन्डिंग एक्स। अब बोलोगे कि सर आप जीरो क्यों नहीं लिए? अरे जीरो कहां से लेते? जीरो 2x प्लस 1 की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू जरूरत है? हमें जरूरत है x की। तो 2x प्लस 1 जीरो है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला? x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ एक ऐसा चीज है जो इस सारे चीजों को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। अच्छा, तो आपके पास डोमेन सिर्फ क्या आया? माइनस वन बाई टू आया। तो रेंज क्या होगा? एफ ऑफ माइनस वन बाई टू। क्या होगा? एफ ऑफ माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो देखो आप एफ ऑफ माइनस वन बाई टू निकालने की नौबत आ गई। तो देखो किस तरह से करेंगे। तो देखो एफ ऑफ माइनस वन बाई टू निकालते हैं। तो देखो बड़ा आसान चीज है, ठीक है। इसको यहाँ पर x की जगह पर रखना स्टार्ट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस वन बाई फोर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 5 पे पावर cos इनवर्स। तो माइनस वन बाई टू रख रहे हो और स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? वन बाई फोर हो जाएगा। cos इनवर्स वन बाई फोर। और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पे हो जाएगा जीरो फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट ऑफ वन बाई टू। माइनस वन बाई टू प्लस वन करोगे तो क्या आएगा? वन बाई टू। अच्छा, ये देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा इसका? तो माइनस वन बाई फोर है, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.25। 0 पॉइंट कितना आएगा? 25। तो माइनस 0.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो कितना आएगा? माइनस वन आएगा। ये आ जाएगा 5 पे पावर cos इनवर्स 1 बाई 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल 1। और ये क्या है? 1 अपॉन रूट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रूट 2। तो माइनस 3 माइनस 5 cos इनवर्स 1 बाई 4 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? रूट 2। तो ये जो आंसर आएगा ये आपका क्या रहेगा? रेंज रहेगा। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ऐसा रेंज होगा। हाँ, यही रेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को निकालेंगे जब डोमेन आपका कोई एक पार्टिकुलर नंबर आ रहा हो। डोमेन क्या आ रहा है आपका? है पार्टिकुलर नंबर आ रहा होगा, तो आपको निकालने का ये तरीका होता है। तो हमने यहाँ पर अच्छे से सीख लिया कि किस तरीके से ये काम को कर रहे हैं, ठीक है। ये एक टाइप्स का हमने देख लिया, ठीक है, कि डोमेन जब भी आपका आंसर इस टाइप के आएगा तो आप कैसे इसको बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये चीज जिक्र करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग ये चीज देखेंगे कि कुछ चीज ऐसे होते हैं फंक्शन जिसका हमें डोमेन पता हो, ठीक है, और नहीं भी निकाले तो काम चले, एबॉर्ट पे पता कर ले कि क्या है। मगर उस फंक्शन के अंदर ऐसा कोई चीज दिया हुआ है जिसकी रेंज हम लोग निकालना जानते हैं। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो उसको हम लोग जानते हैं कि 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो हम वहीं से चीजों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले आप एक ट्रिगोमेट्रिक में पढ़े होंगे 11th क्लास में कि यदि कोई भी फंक्शन a sin x प्लस b cos x की टर्म्स में रहे, ठीक है। यदि कोई फंक्शन a sin x प्लस b cos x की टर्म्स में रहे, ठीक है, तो हम जानते हैं कि a sin x प्लस b cos x जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कम से कम क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो रेंज होता है वो इसके इसके बीच में होता है। यदि एग्जांपल देखा जाए तो 3 sin x प्लस 4 cos x के बारे में जिक्र किया जाए तो यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 4 स्क्वायर और माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 5। तो देखो ये y होता, यही आपका रेंज हो जाता -5 से लेकर 5 के बीच, ठीक है। अच्छा, यही सेम प्रॉब्लम में होता है कि f ऑफ x 3 sin x प्लस 4 cos x होता और यहाँ पे प्लस 100 आ जाता, तब क्या करते हैं? तो देखो हमें इसका रेंज पता है, यही चीज के बारे में हमने जिक्र कर रहे थे कि हमें डोमेन के जैसे जब फंक्शन आप देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक पता चलेगा कि इसकी रेंज हम जानते हैं, ठीक है। तो फिर वहीं से स्टार्ट हो जाओ और उस फंक्शन को पूरा बना लो। तो जैसे हमें यहाँ पे पता चल गया कि 3 sin x प्लस 4 cos x की वैल्यू किसके किसके बीच में? -5 और 5 के बीच में। अच्छा, अब देखो तो यहाँ पर क्या ऐड किया गया है? प्लस 100,
यहाँ प्लस 100 ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस 100 ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी। तो ये देखने में कैसा लग रहा है? बिल्कुल फंक्शन जैसा लग रहा है। तो हमें इसी का तो रेंज बताना है। तो ये f ऑफ x की वैल्यू कितना हो गया 105 और ये कितना हो गया 95। तो 95 से लेके 105 के बीच में आपका क्या होगा y की वैल्यू। 95 से 105 के बीच में y का क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया सबको कि ये किस तरीके से ऐसा बन रहा है। तो ये कब हो सकता है? जब आपको अंदर में किसी का रेंज ऑलरेडी हमें पता हो। ठीक है, जैसे हम और भी टाइप्स के, तो ये टाइप्स का प्रॉब्लम भी है। ठीक है, हम लोग एक चीज और जानते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में कि जब कोई दो चीज ऐसे पॉजिटिव हो या दो से ज्यादा चीज भी पॉजिटिव हो, तो उसका एम जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है जी। एम का मतलब क्या होता है अरिथमेटिक मीन, और जीएम का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो यहां पर से हम लोग लिखते हैं कि x प्लस वाई अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, ये लिखा जाता है। तो हम लोग जब रेंज निकालते हैं तो इससे भी हम लोग रेंज निकालते हैं कभी कभी, कि जैसे आपको कुछ चीज पॉजिटिव मिल गया और आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ करें, मल्टीप्लाई करने के बाद वो चीज हट जाएगा या ऐसा सेट हो रहा है कि हम उसकी वैल्यू को रेंज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं 3 tan स्क्वायर x प्लस 4 cot स्क्वायर x। अब इसका हमें क्या निकालना है रेंज निकालना है। ठीक है, अच्छा इसमें रेंज निकालना, तो यदि हम लोग इसकी रेंज निकालना है तो क्या हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x है ये ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यदि हम लोग यहाँ पे दो क्वांटिटी ले रहे हैं, 3 tan स्क्वायर x ले रहे हैं और एक 4 cot स्क्वायर x ले रहे हैं, जो दोनों जो चीज है वो आपस में क्या है पॉजिटिव है, तो क्या यहाँ हम m ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। किस एलिमेंट पे लगा रहे हैं? तो 3 tan स्क्वायर x और 4 cot स्क्वायर x पे लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर देख देख सकते हो कि यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 3 tan स्क्वायर x और 4 cot स्क्वायर x पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 tan स्क्वायर x लगाओगे और प्लस 4 cot स्क्वायर x लगाओगे तो डिवाइड में वही करते हैं कि कितने एलिमेंट है दो एलिमेंट है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 tan स्क्वायर x into 4 cot स्क्वायर x। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ये चीज ऐसा आ गई। अब इसके आगे देखोगे तो और भी चीज तुमको अच्छा समझ में आएगा कि tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x मिलकर क्या हो जाएगा 1 और 3 into 4 कितना हो जाएगा 12 और 12 का रूट कितना होगा, तो 12 का रूट करोगे तो 4 into 3 तो 2 root 3 लिख सकते हैं। यानी 3 tan स्क्वायर x और प्लस 4 cot स्क्वायर x की वैल्यू 2 into कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 रूट 3 होगा, यानी ये 4 रूट 3 से क्या होगा ज्यादा होगा। तो 4 रूट 3 कॉमा इंफिनिटी ये आपका किसका वैल्यू आ गया फंक्शन की वैल्यू आ गया, यानी फंक्शन की वैल्यू आ गया। तो ये आपका क्या हो गया रेंज हो गया, ये आपका क्या हो गया रेंज। समझ में आया रेंज कैसे निकाला गया? रेंज ऑलवेज किसका वैल्यू होता है y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 4 रूट 3 से लेकर इंफिनिटी के बीच में इसका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि 4 रूट 3 से लेके इंफिनिटी तक कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया m ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है, अब वो यूज करने के लिए जरूरत कैसे पड़ा आप सोचे कैसे, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर x cot स्क्वायर x मल्टीप्लाई होता है, यहाँ ऑब्वियस क्या हो जाता है नंबर, तो यहाँ पे सिर्फ यही चीज बचता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर m ग्रेटर देन इक्वल टू gm से भी बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या यहाँ पे आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज बिल्कुल पता सबको चल गया होगा। ठीक है, अब हम बता रहे हैं ये कि जैसे आप किसी चीज का ग्राफ बना रहे हो, तो ग्राफ को देखकर हम लोग कैसे लिखते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो ग्राफ से कैसे पता चलता है। ठीक है, यदि आपको ग्राफ गिवन है या आप ग्राफ बनाने में सक्षम हो, ठीक है, ग्राफ आप बना लिए हो, ठीक है, अब आपको क्या निकालना है रेंज निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ग्राफ जो होता है जनरली दो तरह का होता है। एक ग्राफ जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस ग्राफ,
और एक जो ग्राफ होता है वो पीस वाइज होता है। क्या होता है? पीस वाइज होता है। एक तरह से कह सकते हो कि वो डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब ये कि आप जब किसी चीज की ग्राफ बना रहे हो तो आपका जो ये पेन या मार्कर जो भी है वो बोर्ड पर से उठना नहीं चाहिए। डिसकंटिन्यूअस मतलब कि आपको ऐसे बनाए फिर उठा फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ बनाए इस तरह से। ठीक है, समझे? कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस में यही होता है। या इसमें मोटा मोटी आप ऐसे समझ सकते हो, कंटिन्यूअस मतलब कि कोई रुकावट नहीं है ग्राफ में कहीं पर। ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या? कि ग्राफ में रुकावट आ गई। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि ये दो तरह का चीजें हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से यदि हमें कोई एक फंक्शन दे रखा है, जैसे कोई एक हम यहाँ पे फंक्शन लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने एक फंक्शन लिया ऐसा। ठीक है, तो ये ए है और इसको आगे कर देते हैं तो ये है आपका बी है और ये जो है आपका सी है और ये जो आपका है डी है। अच्छा, हमें लिखना है रेंज, तो किसकी वैल्यू होता है? y की वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? y का। तो समझो कि y की जो रेंज है, अभी देखो कंटिन्यूअस फंक्शन है, देखो लगातार ये जा रहा है, कहीं पे भी ये होल नहीं है। अच्छा, हमने यहाँ पर दो तरह का तरकीब अपने, देखो एक ये ऐसा है और एक कलर नहीं किया। जहां कलर नहीं किया हुआ इसका मतलब क्या समझोगे? तो वो एक्सक्लूड है, और जहां कलर किया हुआ इंक्लूड है। तो देखो यदि हम x की वैल्यू की जिक्र करें तब तो ये कहां से कहां तक है? a से लेके कहां तक है? b तक। यदि हम y की जिक्र करें तब क्या हमें पता चल रहा है कि y की जो वैल्यू है वो d से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया? c तक गया। ये इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख सकते हो कि यदि इस टाइप के कोई ग्राफ बन रहा है तो आप इसको बोल सकते हो कि ये रेंज इसका कैसे यहाँ तक बन गया। ये चीज बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक हम ग्राफ दूसरा बना रहे हैं। ये तो हमने कंटिन्यूअस ग्राफ बनाया, अब हम एक बना रहे हैं आपके लिए डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। जैसे कोई ऐसा ग्राफ, ऐसा यहाँ पे कुछ x होगा, यहाँ पे भी कुछ x होगा, यहाँ पे भी कुछ x होगा, यहाँ पे भी x होगा। ठीक है, ये हमें पता नहीं, ये 1 2 है, -1 है, -3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? रेंज निकालना है। क्या निकालना है हमें? रेंज निकालना है। तो देखो इसको रेंज निकालना है तो रेंज किसकी वैल्यू होती है? y की वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? y का वैल्यू होता है। अच्छा, ये y की वैल्यू देखो तो कहां से कहां तक फंक्शन जा रहा है? तो फंक्शन देखो पीस वाइज फंक्शन, देखो पहले ग्राफ यहां आया, फिर देखो उठकर यहां पे ग्राफ आया, यानी देखो ये फंक्शन ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसकी रेंज के बारे में। तो बड़ा ध्यान से देखोगे तो पता ये चलेगा कि y की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक आ रहा है। पहले देखो, सबसे पहले कहां स्टार्ट हो रहा है वो देखो, यहां से यहां नहीं हो रहा, पहले यहां से यहां स्टार्ट हो रहा है। तो देखो पहले y की वैल्यू क्या आ रहा है? 1। 1 से लेके कहां तक आ रहा है? 3 तक। तो देखो 1 से लेंगे तो ये आएगा 3 तक। देखो ये गलत लिखे हैं, पकड़ो इसमें, हाँ गलत लिखे, ये देखो 1 इंक्लूड नहीं है, तो ये क्या होगा? फिर क्या है? 4 से लेके 5 तक, ये हो गया आपका y। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डोमेन लिखेंगे तो क्या होगा? x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अभी वही लिखेंगे कि -3 से लेके -1 तक यूनियन, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 से लेके 2 तक। ठीक है, ये आपका ऐसा बोल सकते हो कि जब किसी चीज की ग्राफ बना लेते हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यदि हम लोग पहले देख लेते हैं इस तरह से क्वेश्चंस में, कोई एक क्वेश्चंस लेके देखते हैं कि क्या कैसे बन रहा है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 मॉड x माइनस 1 है प्लस मॉड x प्लस 2 है।
मॉड x प्लस 2 है और x की जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है -1 से लेके 2 के बीच में। अब इसका हमें रेंज निकालना है और हमें इसे ग्राफ से बनाना है। क्या बनाना है? इसको ग्राफ से पता करना है कि ग्राफ से ये चीज क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो ग्राफ से जब बनाना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा कि आखिर ये जो मॉडुलस है वो कहां से कहां तक ब्रेक हो रहा है। जब हम लोग ब्रेक कर लेंगे तो ग्राफ बनाना क्या हो जाएगा? आसान, क्योंकि जैसे ही ये ग्राफ को ब्रेक करेंगे, इसको जैसे ही हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मॉड हमें हट जाएगा। मॉड क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो मॉड जैसे ही रिमूव होगा तो हमें ये चीज पता चलेगा कि लाइन बन जाएगा और लाइन बनेगा तो लाइन का ग्राफ हम लोग बना देंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान से देने वाली बात है कि x की वैल्यू आपको -1 से 2 के बारे में सोचना है। जब आपको किसी क्वेश्चंस में x के बारे में बता दिया जाए कि आपको यहाँ से यहाँ ही सोचना है, तो फिर आपको सतर्क रहना, सिर्फ वहीं तक देखना, बाकी कहाँ के लिए क्या ग्राफ हो रहा है कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं तो एक चीज पता चल रहा है कि जब मॉड हटाने की बारी आता है तो मॉड के अंदर वाले को हम लोग क्या करते हैं? जीरो करते हैं। तो एक x क्या मिल रहा है? 1 और एक x क्या मिल रहा है? -2। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो समझो यहाँ पर नेगेटिव में कहा गया है? -1 गया है, तो हम एक देते हैं -1 लिख देते हैं। ठीक है, और एक क्या आ गया है हमारे पास? 1 गया है, तो एक हम 1 लिख। ठीक है, और एक यहाँ पर 2 आएगा तो इसके आगे ही आएगा। ठीक है, समझ गए? तो हमें यहाँ पर जहां जहां जीरो हुआ, ये जीरो हुआ था -2 पे। कहाँ जीरो हुआ था? -2 पे। हमें एक देखना है कहां से? -1 से 1 देखना पड़ेगा और एक कहां कहां देखना पड़ेगा? 1 से 2 तक। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं साइन। तो देखो यहाँ पर जब तुम -इंफिनिटी से -2 के बीच में लिखोगे तो x प्लस 2 क्या होगा? नेगेटिव। और x -1 भी क्या होगा? नेगेटिव। अब यहाँ पे x प्लस 2 क्या होगा? पॉजिटिव, और x -1 क्या होगा? नेगेटिव। ये पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? पहले भी हम सिखा चुके हैं। यहाँ से आपको x लेना होता है और देखना होता है कि मॉड के अंदर जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? दोनों चीज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमें जिक्र करना है -1 से 2 के बीच में, तो -1 से स्टार्ट करेंगे तो एक बार 1 आएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं केस फर्स्ट में, और एक बार केस किस में देख लेंगे? सेकंड में, कि y इज इक्वल। तो देखो केस फर्स्ट में हम लोग कहां से कहां तक बनाएंगे? -1 से लेकर कहां तक बनाएंगे? 1 तक बनाएंगे। और यहाँ कहां से बनाएंगे? 1 से लेकर 2 के बीच में बनाएंगे। तो -1 से 1 के बीच में देखो ये यहाँ आएगा, तो यहाँ पर देखो दोनों जो है सो एक क्या है? एक जो है सो पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव है। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो ये कैसा निकलेगा? y की वैल्यू x -1 नेगेटिव है तो क्या होगा? बाहर से क्या निकलेगा? माइनस, तो -2 इंटू x -1। आगे समझ में? अब देखो x प्लस 2 क्या है? नेगेटिव है। x प्लस 2 क्या यहाँ पे है? पॉजिटिव है। देखो इसके बारे में हमें जिक्र करना है। ठीक है, तो x प्लस 2 पॉजिटिव है तो जैसे है वैसे निकाल दिए। तो y की वैल्यू हो गया -2x प्लस 2 और x प्लस 2। तो y की वैल्यू -x प्लस 4। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -x प्लस 4। ध्यान से देख सकते हो कि ऐसा क्यों आ रहा है? -x प्लस 4 क्यों आया? ये चीज पता चल गया होगा सबको। ठीक है, अब हम लोग 1 से लेके 2 के बारे में देखते हैं। तो 1 से 2 देखेंगे तो यहाँ बारे में, तो y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, तो 2 टाइम्स ऑफ x -1 और प्लस x प्लस 2। तो यहाँ से y की वैल्यू लिखोगे तो 3x -2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? -2 प्लस 2, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x। अब हम लोग इसको ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में हमें -1 है, 1 है और 2 और ये ओरिजिन है। तो -1 से 1 के बीच में y इज इक्वल टू -x प्लस 4 का ग्राफ बनाना है। तो देखो कैसे ग्राफ बनाते हैं। -x प्लस 4 का ग्राफ कैसा बनता है वो चीज देखते हैं। y इज इक्वल टू -x प्लस 4 का ग्राफ बनाना है।
और आपको यहाँ पर -1 से लेके कहां तक चलना है, 1 तक। ठीक है, तो बड़ा आसान सा चीज है कि 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो देखो x जब -1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना आ रहा है, y की वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये देखो 5। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा। और जब x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये यहाँ आ रहा है 3 आ रहा है। यानी आप यहाँ पर देखोगे तो पता ये चल जाएगा कि ये कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। 2 पॉइंट मिल गए तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। अच्छा, इसमें देखो ये इंक्लूड करना है और ये क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। ठीक है, क्योंकि देखो क्यों एक्सक्लूड करना है, यहाँ 1 पे क्या है, इक्वलिटी की साइन नहीं है। अगला ग्राफ क्या बनाना है, 1 और 2 के बीच में। तो आप देखो फिर से 1 रखो, x बराबर 1 रखो, 3 आएगा। 3 आएगा तो यहाँ से फिर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ से 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर अगला क्या रखना है, यहाँ पर 2 रखना है। तो 2 रखो वहां पर। तो 2 रख रहे हो तो क्या होगा, -2 + 4 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ग्राफ में, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी आप देखो कि ये वाला जो वैल्यू है ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे कैसे क्या हो रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने ये ग्राफ बना लिया, किसका ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ बना लिया y -x + 4 के लिए। अगला केस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगला केस में देखेंगे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो ग्राफ तो यहीं पे होगा। और जब 2 पुट करोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 6। तो ये ग्राफ हो जाएगा यहाँ, ये ग्राफ हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये 6 पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है यहाँ से, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सबसे मिनिमम जो गया वो कहाँ गया, 3 पे, और सबसे ज्यादा कहाँ पे गया, 6 पे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, रेंज में, रेंज में आंसर यदि निकालना होगा तो क्या आएगा, 3 से लेके 6। क्या हो जाएगा, 3 से लेके 6 तक हो जाएगा, 3 से लेके 6 तक। ठीक है, तो ये आपको केस बनाकर हुआ। अब मैं एक तुम्हें इसमें शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, कि बिना ये केस बनाए हुए इस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बिना इसको केस बनाए हुए इसकी ग्राफ को कैसे बना सकते थे, बिना केस बनाए। ठीक है, तो देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन रहे, यदि प्लस में रहे, ये x माइनस अल्फा रहे, ये x प्लस अल्फा रहे, मतलब x समथिंग प्लस माइनस अल्फा, x समथिंग प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो क्या करो, इसको जीरो करो, इसको जीरो करो। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लो कि क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 आ रहा है। ठीक है, समझ गए, एक -2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। हम इसके बीच में ग्राफ बनाने की बातें नहीं कर रहे हैं अभी, इसको हम लोग बाद में सोचेंगे, इसको हम लोग बाद में सोचेंगे। हम लोग पहले बता रहे हैं कि इसकी ग्राफ हम जल्दी से जल्दी कैसे बनाते हैं। तो तुम यहाँ पर क्या करो कि x की वैल्यू -2 पुट करो पूरे में, यहाँ से लेकर यहाँ तक x की वैल्यू -2 पुट करो। तो देखो -2 -1 कितना हो जाएगा, 3, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर -2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। -2 पे जो वैल्यू आ रहा है वो 6 आ रहा है। देख लो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -2 पे वैल्यू 6। तो देखो यहाँ पर 6 हम लोग बना लेंगे, यानी ये वाला 6 होगा। ठीक है, समझ गए ना। 1 रखो, यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 1 रख रहे हो तो ये क्या आ रहा है, 0। यहाँ पर आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है ग्राफ आपका, 3 आ रहा है। ठीक है, ये हमने 3 बना लिया। अब क्या करो कि ये दोनों को ऐसे मिला दो, इसको आप यहाँ पर ला दो और इसको यहाँ आगे, बस ग्राफ बन गई। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ बना सकते हो। तो ये चीज पता चल गया कि हमें किसी चीज की ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे इसको रेंज को निकालते हैं। ठीक है, ये अच्छे से पता चल गया कि
ग्राफ दिया हो रहेगा तो रेंज को निकालने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किसी चीज का यदि डोमेन कुछ इंटरवल में आ जाए तब आप कैसे रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी चीज की डोमेन जो है वो यदि आपका इस फॉर्म में आ जाए तो रेंज निकालने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज इनवर्स वाला क्वेश्चंस पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है कहीं कहीं पे, ठीक है ना, जहां पे इनवर्स की फार्मूला वगैरह यूज हो रहा होगा। तो जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो सब चीज कैसे आता है, ठीक है। तो ये 12th का लेक्चर आज 10 यहीं तक है।